नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज हम बात करेंगे रूस की। रूस में बगावत के बाद पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं। रूस के वैगनर ग्रुप ने विद्रोह से राष्ट्रपति पुतिन की सत्ता को चुनौती देने का काम किया है। वैगनर ग्रुप के सैनिक मॉस्को की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन एक समझौते ने इस असाधारण संकट को रोक दिया है। दरअसल पुतिन के पूर्व करीबी सहयोगी येवगेनी प्रिगोजिन की अगुवाई में एक निजी सेना मॉस्को पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। विशेषज्ञों की अगर बात को माने तो विश्लेषकों ने कहा है कि वैगनर के विद्रोह ने पुतिन के शासन को पहले की तुलना में अधिक नाजुक बना दिया है। कल तक प्राइवेट सेना का जो समूह रूसी सेना के साथ खड़ा था, वही आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। रूस के लिए संकट ये है कि हत्यारों के समूह वैगनर ग्रुप ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तख्तापलट का ऐलान कर दिया। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि वो पुतिन की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। बता दें कि व्लादिमीर पुतिन ने ही प्रिगोजिन को वैगनर ग्रुप की स्थापना करने में मदद की थी। उन्होंने इस समूह को रूसी सेना से हथियार और ट्रेनिंग दिलवाई थी। इस दौरान ऐसी खबरें थी कि वैगनर लड़ाकू विमान मॉस्को से लगभग 400 किलोमीटर दूर आ गए थे, जबकि प्रिगोजिन ने खुद दावा किया था कि 24 घंटों में हम मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर आ गए थे। दरअसल ये विद्रोह यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन के संचालन को लेकर रूसी सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे झगड़े की परिणति बताई जा रही है। पुतिन ने शनिवार को इस विद्रोह की निंदा करते हुए इसे देशद्रोह करार दिया और अधिकारियों को सख्त तौर पर दंडित करने की कसम खाई थी। उन्होंने उन पर रूस को गृह युद्ध के कगार पर धकेलने का आरोप लगाया। वहीं दो देशों के बीच दोस्ती की मिसाल देनी हो तो भारत और रूस इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। पिछले साल जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो आधी से अधिक दुनिया रूस के खिलाफ हो गई थी, लेकिन भारत के साथ उसके संबंधों पर असर नहीं पड़ा। भारत और रूस के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं, लेकिन रूस में हालात बिगड़ते तो पूरी दुनिया समेत भारत में भी असर होगा। वहीं दोनों देशों के बीच कुछ प्रमुख डील हुई है, इन पर विपरीत असर पड़ता है तो भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं। भारत रूस से कच्चे तेल का आयात करता है। मई में भारत ने रूस से प्रतिदिन 19.6 लाख बैरल तेल का आयात किया था, जो अप्रैल की तुलना में 15% अधिक है। भारत के कुछ कच्चे तेल आयात में रूस का हिस्सा 42% है। ऐसे में रूस के संकट से तेल इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। भारत रूस से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है। दोनों देशों के बीच हथियार का आयात सालाना करीब 14 से 15 अरब डॉलर है। भारत द्वारा रूस से खरीदे गए हथियारों में सबसे अहम S-400 मिसाइल सिस्टम है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को कहा कि वैगनर का अल्पकालिक विद्रोह पुतिन के अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती है और रूसी प्राधिकरण में वास्तविक दरारें दिखाता है। Russian forces were on the doorstep of Kyiv in Ukraine, believing they would take the capital in a matter of days and erase the country from the map as an independent country. Now, what we've seen is Russia having to defend Moscow, its capital, against mercenaries of its own making. So in and of itself, that's extraordinary. And in so doing, we've also seen rise to the surface profound questions. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि मॉस्को पर मार्च रूसी शिविर के भीतर मौजूद विभाजन और उसकी सेना और सहायक बलों दोनों की कमजोरी को दर्शाता है। रूस की प्राइवेट आर्मी माने जाने वाली वैगनर ग्रुप का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के अंत के बाद रूस में अजीब तरह का सन्नाटा छाया हुआ है। पुतिन के खिलाफ बगावत की बिगुल फूंकने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन बीते 24 घंटे से ज्यादा समय से नजर नहीं आए हैं।
इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति को भी पिछले 24 घंटे में सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। गौरतलब है कि 24 घंटों पहले पुतिन की सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके आमने सामने थे। प्रिगोजिन के लड़ाके तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शाम होते होते वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनके मॉस्को की तरफ नहीं बढ़ेंगे। रूस से समझौते के बाद वे वापस लौट गए। हालांकि इन सब के बीच पुतिन की अजेय छवि को बेहद नुकसान पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो रूस में बगावत पर अब पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या रूस में पुतिन की पकड़ ढीली हो रही है? इसके अलावा कई और फैक्टर हैं इस मामले में जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पैनल में विदेश मामलों के दो विशेष ज्ञाता हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। और हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रकाश शाह भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। वैगनर ग्रुप की निजी सेना पिछले साल से ही यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रही है। फिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि उन्हें रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ा? क्या यह युद्ध भूमि में समन्वय ना बना पाने की स्थिति का ही बिगड़ा हुआ रूप था, या वैगनर ग्रुप की महत्वाकांक्षा बदलने से ऐसा हुआ है? नहीं, हमको यहाँ पे जो मैसेज मिला हुआ है उस मैसेज पे ऐसा लगता है कि वैगनर ग्रुप को टैंक वगैरह मॉडर्न इक्विपमेंट मांगा तो डिफेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया। जब डिफेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया उसको, तो वैगनर ग्रुप जो 25,000 लोग उनके जो सहायक थे वो नहीं लड़ते हैं। तो वो नहीं लड़ते हैं तो यूक्रेन में नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैगनर ग्रुप बात कर रहा है, लड़ रहा है रशिया के दिमाग से। तो रशिया का जो वैगनर ग्रुप के पास लड़ना है वो बंद हो गया है। लेकिन कल ऐसी भी खबर आई थी जी कि बायलोरसिया ने इसका एक दूसरों के साथ झगड़ा कम करने का सवाल पैदा करा हुआ है जी। तो हमको पता ये नहीं है कि यूक्रेन में क्या होगा। और मोदी ने अभी तक रशिया के खिलाफ जो दोस्ती की वो करी हुई है उसमें अभी कुछ बोला नहीं है जी। सर, कई और चीजें हैं जो समझने की कोशिश हम यहाँ पर आपसे करेंगे। वैगनर टीएमसी के प्रोटेस्ट और मॉस्को मार्च करने की कोशिश के बाद रूसी सत्ता संवेदनशील हो गई है। हालांकि पुतिन ने इसे कम समय में डील कर लिया। फिर भी सर, इससे आने वाले समय में क्या कुछ और प्रभाव हो सकते हैं? हो तो सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है अभी कि यूक्रेन में रशिया कहाँ तक जाएगी। पुतिन अभी तक वॉर करेगा कि नहीं। उन्होंने बायलोरसिया का रोल क्या है, वो बायलोरसिया को उसने आगे न्यूक्लियर वेपन्स डालने को कहा था। तो अभी यूक्रेन में जो वॉर हो रही है उसकी क्या खबर है, क्या खबर नहीं है, वो तो जब तक हमारे पास उसका न्यूज आएगा तभी पता चलेगा जी। इस पूरे विषय को जितेंद्र ओझा जी से भी समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। सर, इनके पास शायद ज्यादा जी इन्फॉर्मेशन है
जी ओझा जी, रूसी सत्ता की अस्थिरता से उन देशों पर क्या असर पड़ेगा जो अमेरिकी, यूरोप के पाबंदी के बाद भी रूस से संबंध बनाए रहे हैं? देखिए, जो लड़ाई है, लड़ाई का कई एक डायमेंशन ऐसे हैं जिसका जिक्र मीडिया में नहीं होता है जी। और हर तरीके से, हर पॉसिबल तरीके से लड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जो वैगनर ग्रुप के जो चीफ है प्रिगोजिन, क्यों इन्होंने अपना ये बदला, इसकी पूरी दलीलें सामने आ नहीं सकती, पूरी वजह सामने नहीं आ सकती। लेकिन एक बात याद रखें कि रशिया की जो डिफेंस फोर्स है, एयरफोर्स, आर्मी, मिलिट्री, बहुत प्रोफेशनल फोर्स है। और वैगनर ग्रुप ने क्या काम किया है कि बहुत सारे मर्सनरीज को, क्रिमिनल्स को, जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको लेके रखे रहते हैं। और ये छोटे युद्ध में, टैक्टिकल सिचुएशन में बड़ा फ्लेक्सिबल कमांड कंट्रोल होता है, तो उस एरिया में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन लगातार जो है ये शोइगु है जो डिफेंस मिनिस्टर, उनको अटैक कर रहे थे, उसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रहे थे। तो इसका एक न्यूसेंस वैल्यू है, गुरिल्ला किस्म की लड़ाई में ये कुछ कर सकते हैं। बेसिकली वैगनर ग्रुप जो है एक मर्सनरी आर्मी की तरह अफ्रीका में रिसोर्सेज लूटने में, कई चीजों में लगा हुआ था। और जो इनकी स्थिति है, जो इनका महत्व है प्रिगोजिन का, सारे महत्व की वजह है पुतिन साहब की सो कॉल्ड पेट्रोनेज उनके ऊपर थी, तो लड़ाई में ये चले आए हैं। तो ये किसी भी स्थिति में रशिया के जो एलीट फोर्सेज हैं उनका मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। हिट एंड रन टैक्टिक्स में जरूर ये कहीं पे हैं। तो ये जो है, और आमतौर पे जो है एक साइकोलॉजिकल ऑरा था पुतिन साहब का कि कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता है, तो उस ऑरा को जरूर हल्का सा डेंट लगता है। इतनी लंबी लड़ाई है और ये माना जा रहा है कि पूरे नेटो ने या CIA ने अपने पूरे रिसोर्सेज जो है लगा दिए हैं पुतिन साहब को या थोड़ा सा कमजोर करने में, उनकी अथॉरिटी अंडरमाइन करने में। तो उस दिशा में एक कदम जरूर है और वो माफ नहीं करते हैं आमतौर पे। तो क्या होगा प्रिगोजिन का, आखिरी ये थोड़ा समय बताएगा। लेकिन हाँ, टैक्टफुली उन्होंने अभी इसको हैंडल जरूर कर दिया है, तो थोड़ा सा रिस्पाइट मिला है इस पूरे इसमें। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि रशिया की जो एलीट फोर्सेज हैं अभी भी उसको बचा के रखे हुए हैं। किसी भी ऐसी संभावना का सामना करने के लिए कि पूरे नेटो से लड़ाई हो जाती है, तब उसको शायद लाएंगे। तो इसको एक हल्का से डेंट के अलावा मैं कुछ नहीं समझता कि होगा। और जहां तक दूसरे स्टेट हैं, उनकी मजबूरी है, ये सब कुछ होने के बावजूद, ये बातें मीडिया में नहीं आती, उनकी मजबूरी है कि चाहे वो रशियन ऑयल हो या रिसोर्सेज है उसको लेना। और बहुत से देशों का ये भी मानना है कि रशिया का बहुत कमजोर हो जाना चाइना के असेंडेंस को बढ़ाएगा, जो उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं होगा। यशु जी, मेरा यही मानना है। जी, इस मुद्दा देख रहे हैं आप, तो हाल ही में हुआ ये विद्रोह छोटा था, लेकिन इसने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम तलाश कर रहे हैं। लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र ओझा जी, यूक्रेन का युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, रूसी सेना और सहयोगी सैन्य समूह इसकी अनिश्चितता को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित तो होंगे, क्योंकि अनिश्चितता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या इससे पुतिन की पकड़ भी कमजोर हो रही है? चलिए, लगता है ओझा जी को हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैंने सुना है। जी सर, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। हाँ, नहीं, अनिश्चित, यूक्रेन की अनिश्चितता बढ़ी हुई है, उसका तो कोई सवाल नहीं कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन की 1.25 साल की वॉर यूक्रेन वालों ने अभी तक चलाई है और ऐसे लग रहा था कि रशिया जो इतना पावरफुल है यूक्रेन से, वो जल्दी से खत्म कर देगा, लेकिन वो नहीं कर सका है। और अभी रशिया ने जो अपना तेल वगैरह प्राइस बढ़ रहा है और दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और हिंदुस्तान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी कोई खबर नहीं आई है। तो जब तक वो खबर नहीं आएगी तब तक हम लोग उसकी ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका ने जो सशस्त्र वो करा हुआ है हिंदुस्तान के साथ, वो कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा वो भी अभी पता और करना
पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो कई ये सारी सब- चीजें ऐसी हैं जो हमें देखनी है, लेकिन इस मामले में कई और फैक्टर हैं और उनको समझना भी बहुत जरूरी है। ओझा जी, रूसी राष्ट्रपति वैगनर मूवमेंट को विद्रोह और देशद्रोह करार दे रहे थे। उसी बीच रूसी सूचना तंत्र में ये बात फैलाई गई कि वैगनर ग्रुप के मूवमेंट को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी अपनी सरकार को ब्रीफ कर रही है। वैगनर ग्रुप को देश की नजर में विलेन बनाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर करने में यह फैक्टर काफी काम आया। मैंने कहा कि युद्ध के कई ये पहलू ऐसे होते हैं जिसका जनता में जिक्र नहीं होता है। तो वैगनर ग्रुप के पूरा अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर करता था कि पुतिन साहब की पेट्रोनेज है या उनका गुडविल इनको परगोजिन को मिला हुआ है, तो उसी पे वो चल रहे थे। लेकिन ये जो शक हो गया, एक दफे शक पैदा हो गया कि शायद CIA या अमेरिका की कोई खुफिया विभाग जो है वैगनर ग्रुप के साथ टच में है और उसको बरगला भी रही है। निश्चित रूप से वहां की आर्मी जो है उनको कंटेम्प्ट से देखती है। वो कहते हैं कि ये मोलेस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर्स हैं, ये जो कैसे प्रोफेशनल सोल्जर बन सकते हैं, ये प्रोफेशनल सोल्जर होने के लायक नहीं है। हालांकि अमेरिका की, रशिया की फौज में एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है इसका कॉन्स्क्रिप्टेड सोल्जर्स का भी है, जो कि जबरदस्ती लाया गया है, लेकिन उसके बावजूद वैगनर ग्रुप के लोग सोल्जर बनने के लायक नहीं है। तो ये जो है उनकी मिलिट्री में हमेशा से डिस्ट्रस्ट रहा है। तो देखिए, वैगनर ग्रुप की एक यूटिलिटी है, एक ऐसी यूटिलिटी की वजह से कि क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन जैसे हमने कहा, या फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, या बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो एक प्रोफेशनल मिलिट्री नहीं कर सकती है, तो इसलिए उनको लाया गया है। तो अगर वो विद्रोह करते हैं तो देखिए, मर्सनरी का कोई कैरेक्टर नहीं होता, कहीं किसी के साथ वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो इनका वही तरीका है। तो मेरे कई लोगों की ये असेसमेंट है, मेरी अपनी असेसमेंट नहीं है कि फॉर द टाइम बिंग पुतिन साहब ने इनको जरा ये दे दिया है, लेकिन संभव है कि किसी न किसी टाइम में वैगनर ग्रुप के चीफ को हटाया भी जा सकता है, कुछ हो भी सकता है उनके साथ। तो क्या होगा वो तो हमें देखना होगा। लेकिन एक दफे जो इन्होंने लॉयल्टी शिफ्ट करने की कोशिश की, तो जो उनका गुडविल बना भी हुआ था, वो गुडविल भी उन लोगों में थोड़ा खत्म हो गया है। क्योंकि मर्सनरी का जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ाई करता हो, जिसका लूटने मारने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो अफ्रीका में, कि गोल्ड माइंस लूट लेना या कई एक रिसोर्सेज लूट लेना या इस तरीके के काम करना, तो उसका अपना सम्मान या ये तो रहता नहीं है, न गुडविल रहती है। तो आने वाले दिनों में जो आपने कहा कि इसकी इमेज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये इमेज इनकी पहले से भी कोई बहुत अच्छी नहीं है कि जहां फोर्स नहीं जाती थी तो वहां काम कर रहे थे। तो उन्होंने, पुतिन साहब ने जो भी हैंडल किया, अपने देश के इंटरेस्ट को देखते हुए हैंडल किया। और इनकी जो 25,000 की फौज है और इतनी बड़ी उनकी जो रशिया की मिलिट्री फोर्सेज है, तो उसके सामने वैगनर ग्रुप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हिट और रन वाले जो ये है जो गुरिल्ला टैक्टिक्स है, वो कहीं कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये काफी संदेहास्पद है कि वो रशिया के भीतर नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटे से एरिया में टेम्परेरी उन्होंने कुछ किया था, लेकिन उन्हीं के लोग उनको अब चूहा कहते हैं कि चूहे की तरह ये भाग चुके हैं और चूहे की तरह ये पलट गए हैं। तो इसे एक टेम्परेरी सेटबैक के अलावे कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। इसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी नहीं होगा। रिशु जी सर, ठीक है, वैगनर ग्रुप के लड़ाके पीछे हट गए हैं, लेकिन देखिए, रूसी संसद निजी सैन्य समूह को रेगुलेट करने के लिए एक बिल ला रहे हैं। क्या इसे सबक माना जाए या भविष्य में ऐसी स्थिति बनने की संभावना को टालने की कोशिश? देखिए, कई दफे होता क्या है कि जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी पावर सेंटर इमर्ज कर जाए या सारा कोहेसिव रहे जिसमें वो आइसोलेट हो जाए। तो कई दफे देखा गया, ये अकेले रशिया में नहीं है, कई एक जगह लोगों ने अपने प्राइवेट मिलिशिया खड़े कर लिए हैं और कुछ इस तरीके के लोग कर रहे हैं। लेकिन जो ये नजर आ रहा है वैगनर ग्रुप से, एक जो सबक मिल रही है कि जो प्राइवेट मिलिशिया खड़ी कर रहे हैं, जो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट लोगों की है, जिनके ऊपर कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, किसी राष्ट्रीय समाज के प्रति उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, तो ये जैसे ही उनका इंटरेस्ट कहीं और आता है तो वो दूसरी तरफ पलट सकते हैं। ये प्राइवेट मिलिशिया जो बड़े ऑटोक्रेट्स के हैं, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि वो कितने डिपेंडेबल हैं, कितना आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये सबक जो है रशिया को जरूर मिला है, वो रेगुलेट करें। और मेरे ख्याल से ये सारा सबक सारे ऑटोक्रेट्स को भी जाएगा कि अगर वो अल्टरनेटिव पावर सेंटर खड़ा करते हैं किसी न किसी तरीके से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, तो हालात खराब रहते हैं, तो ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोगों के जरिए ये जो अल्टरनेटिव फोर्सेज को खड़ा कर रहे हैं वो आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। तो ये सबक तो रशिया को जरूर मिल रहा है। सभी लोगों को मालूम है कि जो क्रिमिनल है, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, वो हमेशा अपने फायदे की बात सोचता है और मौका मिलने पर किसी को भी बिट्रे कर सकता है।
जी, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। जितेंद्र ओझा जी, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि किस तरीके से जो वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं वो पीछे हटे हैं। जब वैगनर ग्रुप ने मॉस्को जाकर मामला सुलझाने की बात की तो उनके खिलाफ देशद्रोह और सैन्य विद्रोह का मुकदमा दायर किया गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने को तैयार हुए, मुकदमा हटा लिया गया। यानी रूसी सरकार ने खुद इस मामले को बढ़ाने के बजाय टालना ही ठीक समझा। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।